नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके, साथ ही साथ जो पैटर्न वर्तमान में यूपीपीएससी अपना रहा है सेम उसी पैटर्न पर, और साथ ही साथ जो हाल ही में अभी परीक्षाएं हुई हैं यूपीपीएससी की उस पैटर्न को फॉलो करते हुए भी आपके सामने यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बिल्कुल आपकी परीक्षा के मुताबिक, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के 30 प्रश्न आपके जीएस से रहेंगे, 30 प्रश्न आपके जीएस से होंगे, और अगर आप दे रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता तो उसमें 40 प्रश्न आपके जीएस से रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये सैंपल पेपर नंबर 1 है, और इसमें हमने बिल्कुल आपका जो सिलेबस है उसी सिलेबस के मुताबिक और कोशिश ये किया है हर टॉपिक से यहाँ पर जो भी आपके सिलेबस में है प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए, और साथ ही साथ इनकी पूरी व्याख्या भी आपको दी जाए। अगर यहाँ से प्रश्न बने तो उसका उत्तर भी आप आसानी से दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सांग्रीला वार्ता 2025, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांग्रीला वार्ता 2025 जिसे एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो पूछा गया है कि सांग्रीला वार्ता 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। इसका उत्तर बताइए, भारत, श्रीलंका, सिंगापुर या फिर जापान। तो दोस्तों इसका उत्तर आप गेस करिए क्या हो सकता है। अगर आपने गेस किया सिंगापुर तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सांग्रीला वार्ता 2025 यानी कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। डिटेल से कर लेते हैं। देखो, ये सांग्रीला वार्ता का 22वां संस्करण था, 22nd एडिशन, और इसका आयोजन 30 मई 2025 से लेकर 1 जून 2025 तक सिंगापुर में किया गया था। भारत की तरफ से कौन गए थे? हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है कि 2025 की मिस वर्ल्ड किस देश की निवासी हैं। पहले पूछते थे ना कि मिस वर्ल्ड कौन बनी है, या फिर पूछते थे आपसे कि मतलब जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है इसका क्रम क्या है, कुछ ऐसा ही पूछते थे, सरल होता था। लेकिन आजकल देश पूछने की बीमारी चल गई है, तो आपसे प्रश्न को थोड़ा सा डीप में जाके घुमा के आपसे पूछा जाता है। तो 2025 की जो मिस वर्ल्ड किस देश के निवासी हैं, हाल ही में आपको याद होगा तेलंगाना में यह प्रतियोगिता हुई थी मिस वर्ल्ड की, और जो मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं वो कहाँ से हैं? तो थाईलैंड से हैं। विकल्प ए आपका सही है। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये हैं, इनका नाम क्या है? ओपल सुचाता। क्या नाम है? ओपल सुचाता, और ये थाईलैंड के हैं। इनकी उम्र मात्र 21 साल है। और याद रखिएगा कि यह मिस वर्ल्ड का 72 यानी कि 72वां संस्करण था जिसका आयोजन तेलंगाना में किया गया। और मिस वर्ल्ड की जो उप विजेता रही हैं यह इथियोपिया की रही हैं। क्या नाम है उनका? हौसत डेरेज। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको बता देता हूँ। भारत को रिप्रेजेंट किया था किसने? नंदिनी गुप्ता ने। वो टॉप 20 में रही, और भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को 3 बार अब तक होस्ट किया है। कितनी बार? 3 बार। तो 96 में हुआ था पहली बार बेंगलुरु में, फिर 2024 और 2025। तो 2024 में मुंबई में हुआ था मिस वर्ल्ड, और 2025 में हैदराबाद में यानी कि तेलंगाना में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि इसी दौरान सोनू सूद इनकी एक बायोग्राफी आई थी। क्या आप नाम बता सकते हैं? आई एम नो मशी, याद आया? वही बायोग्राफी थी। तो सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया है। तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किस कलाकार को दिया गया है? सोनू सूद को दिया गया है। कब दिया गया है? जब 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तेलंगाना हैदराबाद में आयोजित हो रही थी उस समय दिया गया। हमारी जो 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 बनी थी, ये कौन थी? चेक गणराज्य की थी, क्रिस्टीना पिस्जुकोवा। क्या नाम था? क्रिस्टीना पिस्जुकोवा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, जी हाँ, सेगो गेलाय। तसेगो पढ़ेंगे आप, तसेगो गेलाय पढ़ लीजिए। ठीक है, तो विकल्प ए सही है। कहाँ से हैं ये साउथ अफ्रीका से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाकी जो नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप सेगो गेलाय को देखिए जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, और ये जो है मिसेज वर्ल्ड 2025 बन गई हैं, पहली अश्वेत महिला है ये। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, ये बनी थी रिया सिंघा। मिस इंडिया 2024 ये बनी थी निकिता पोरवाल जो कि उज्जैन से हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? सेगो गेलाय ने जीता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है 2025 की, तो एंजिला स्वामी बनी है, जो कि कहाँ से हैं? बीकानेर से हैं। ये जो मिसेज यूनिवर्स का आयोजन हुआ था ये पटाया में हुआ था, थाईलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खींचन और मैनार को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया। अब ये जो खींचन और मैनार हैं इनको रामसर स्थल बनाया गया। क्या आप बता सकते हैं कि जो आर्द्रभूमि दिवस होती है यह कब मनाई जाती है, और 2025 की थीम क्या रही थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। ठीक है, तो खींचन और मैनार को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया। ये किस राज्य में है? तो दोस्तों खींचन और मैनार ये दोनों कहाँ पर हैं? तो राजस्थान में ये स्थित हैं। याद रखिएगा कि भारत में अब कुल मिला के जो रामसर स्थल हो गए हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है। अब भारत में 91 रामसर साइट्स हो गए हैं। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के खींचन और मैनार आर्द्रभूमि जो है वेटलैंड है, इसको भारत के रामसर साइट्स में शामिल कर लिया है।
अब भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 91 हो गई हैं, आपको मैंने बताया। भारत 91 रामसर स्थलों के साथ एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट्स वाला देश बन गया है। तो एशिया में सबसे अधिक जो रामसर साइट्स हैं किस देश में है? तो हमारे भारत में है। कितनी है? 91 है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये हैं भूपेंद्र यादव। बात करते हैं मेनार आर्द्रभूमि स्थल के बारे में, थोड़ा जान लीजिए। ये जो मेनार आर्द्रभूमि स्थल है, ये मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तालुके में है। ठीक है, यह ब्रह्म, ढांड और खरेदो तालाब द्वारा निर्मित एक मीठे पानी की मानसूनी आर्द्रभूमि है। खींचन वेटलैंड कहाँ पर है? तो यह जोधपुर और फलौदी जिले में फैला हुआ है। बस इतना ध्यान रखिएगा। 2025 में भारत से 6 रामसर स्थल जुड़े गए हैं। कौन कौन से? झारखंड का उधवा झील, ठीक है, यह झारखंड की पहली रामसर साइट बनी है। खेचियो पालरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में स्थित है, यह सिक्किम का पहला वेटलैंड बना। सकारा कोट्टई और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। खींचन और मेनार आर्द्रभूमि ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है खींचन मेनार? राजस्थान में स्थित है। और तमिलनाडु में सबसे अधिक किस राज्य में रामसर साइट्स हैं? तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है 20 स्थलों के साथ, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है 10 स्थलों के साथ। ठीक है, आर्द्रभूमियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, इस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और भारत इसमें कब शामिल हुआ? लगभग कुल मिला के 11 साल के बाद 1982 में 1 फरवरी को भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 1982 से भारत रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुका है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है जो कि मैंने आपसे अभी पूछा था कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आपको पता है ना कब मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को होता है। अब पूछ रहे हैं कि 2025 की थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा। ये पहला विकल्प ही आपका उत्तर है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है, यह सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में है, 2019 में घोषित किया गया था। और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका है। ये 2005 में घोषित किया गया था। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उदयपुर और इंदौर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। उदयपुर और इंदौर, इंदौर एमपी में, उदयपुर राजस्थान में, ये 2 ऐसे शहर हैं जो कि वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय शहर बने हैं। आगे आपको बता दें कि आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन। और ये भी याद रखिए कि रामसर जो साइट्स हैं, तो रामसर सचिवालय कहाँ पर बनाया गया है? ये स्विट्जरलैंड के ग्लैन में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी बनाई जाएगी? जो राफेल फाइटर जेट है, इसकी जो बॉडी है, ये किस शहर में बनाई जाएगी? हैदराबाद, अहमदाबाद, गुजरात या फिर राजस्थान? तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? इसका आंसर है हैदराबाद। ठीक है, विकल्प ए सही है। तेलंगाना में बनाया जाएगा। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी कहाँ पर बनेगी? हैदराबाद में बनेगी। तो फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसाल्ट एविएशन भारत में राफेल लड़ाकू विमान का ढांचा बनाएगी। इसके लिए कंपनी ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी बनाई जाएगी, और इसमें जो फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है दसाल्ट एविएशन किसके साथ मिलकर ये जो काम है उसको पूरा करेगी? तो याद रखिएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। इसके तहत हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी जहां 2028 से हर साल 2 फ्यूजलेज यानी कि मुख्य ढांचा बनाया जाएगा। तो भारत ने 2016 में फ्रांस से कुल मिला के 36 राफेल खरीदे, और अभी नौसेना के लिए 26 राफेल जो हैं ये मरीन जेट के लिए समझौता किया गया है। तो 2016 में फ्रांस से 36 राफेल खरीदे गए थे, और नौसेना के लिए अब 26 राफेल मरीन जेट के लिए समझौता किया गया है। दसाल्ट एविएशन के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? एरिक ट्रैपियर हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के सीईओ कौन है? सुकर्ण सिंह हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिवस को कालानुक्रम में सजाइए। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हालांकि अभी आर एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, लेकिन इसके पहले पूछा गया था। तो आपसे पूछेंगे कि कालानुक्रम में पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा? वर्ल्ड बाइसिकल डे, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व महासागर दिवस। ऐसे प्रश्न अगर आ गए तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको दिवस भी पढ़ना पड़ेगा। और देखो, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे ना, तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। एग्जाम से पहले अगर आप सोच रहे हैं 1 महीना 15 दिन पढ़ के आप जीएस अच्छा कर ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि हमारे दिमाग की याद करने की एक लिमिटेशन होती है, उसको हमारा दिमाग क्रॉस नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है? चीजों को अपने आप वो डिलीट कर देता है, भुला देता है। तो फिलहाल यहाँ पर तो बिल्कुल सब क्रम में है। वर्ल्ड बाइसिकल डे के बाद होता है विश्व पर्यावरण दिवस, फिर होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व महासागर दिवस। अब इनको कब से कब तक मनाते हैं? ABCD वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 जून को होता है आपका विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस। ये होगा कब? 1 जून को। 3 जून को मनाया जाएगा आपका वर्ल्ड बाइसिकल डे, 3 जून को।
5 जून को होगा विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को होगा विश्व महासागर दिवस, 9 जून को मनाया गया वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, 10 जून को मनाया गया सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये मनाया गया 11 जून को ही, और 12 जून को क्या मनाया गया, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। भारत देश का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? तो भारत देश का नाम भारतवर्ष सबसे पहले किस किताब में मिलता है? अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, इंडिका में या हर्षचरित में? सही जवाब है अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के लेखक कौन है बताओ? अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो अष्टाध्यायी लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। ध्यान देना कि अभिलेखों में हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का नाम आता है। किताबों में अष्टाध्यायी और अभिलेखों में सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का नाम आता है। और हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर याद रह गए तो आपको औरों से लीड करा देंगे, इतना आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ना, ये सामान्य प्रश्न नहीं है, इनको खोजने में भी काफी मेहनत हुआ है, प्रश्न बनाने में भी काफी मेहनत हुई है, तो आप एक भी प्रश्न यहाँ पर मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कौन से 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, ये पादरी थे जो कि अकबर ने बुलवाया था। क्यों बुलवाया था? इबादत खाना में सर्वधर्म सम्मेलन करवाया गया था ना, तो वहां पर बहस करने के लिए पुर्तगाल से 2 पादरी बुलवाए गए थे। इनका नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम यहाँ पर है अक्वावीवा और मांसेराट। क्या नाम है? अक्वावीवा और मांसेराट। ये 2 पुर्तगाली पादरी थे जो अकबर के दरबार में आए थे। इबादत खाना में विभिन्न धर्मों का जब धर्माचार्यों के बीच बहस चल रही थी तो उसमें पार्टिसिपेट ये लोग किए थे। इनको अकबर ने निमंत्रण भेजकर बुलवाया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार करिए। अब देखो यहाँ पर महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदानी बता रहे हैं, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद टोडरमल, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? यहाँ पर देखिए पहला विकल्प सही है, महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था अब्दुल कादिर बदानी के द्वारा। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद करवाया गया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। लेकिन राजतरंगिणी किसने लिखा है मूल रूप से? तो राजतरंगिणी लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा, ये तो आपको बिल्कुल पता है। लेकिन इसको फारसी में किसने ट्रांसलेट करवाया था? तो याद रखना कि राजतरंगिणी का जो फारसी अनुवाद था ये मौलाना शहरी ने करवाया था। क्या नाम? मौलाना शहरी। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, शासक और उपनाम। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जहांदर शाह और मोहम्मद शाह, इनके जो उपनाम थे वो क्या थे? इनको क्या क्या कहा जाता था? तो साहिब ए खबर रंगीला, घृणित कायर, लंपट मूर्ख। एक तो आपको तुरंत याद आ रहा होगा मोहम्मद शाह रंगीला, ये डी का 2। अब देखते हैं डी का 2 कितने में है। अब यहाँ पर देखिए 2 बार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी वाला जहांदर शाह, ये कहा गया था लंपट मूर्ख कहा गया था, तो चलो ये वाला विकल्प सही हो गया। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया था। घृणित कायर ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? फर्रुखसियर ने फिलहाल तो जो एक फरमान जारी किया था ना, उस फरमान में जो 3 रियायतें दी थी अंग्रेजों को, वही कारण बना आगे चलकर भारत की गुलामी का, या यूँ कहिए कि अंग्रेजों की जो साख फैली फर्रुखसियर द्वारा ही फैला था, तो इसीलिए इसे घृणित कायर की संज्ञा भी दे दी गई है। तो ये 3 हो गया। अब बचता है एक बहादुर शाह, ये है साहिब ए खबर। ठीक है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्रुखसियर वाला मैटर था ना, इसको आप जीएस का जो दूसरा वीडियो है उसमें जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया था, ये करेक्ट है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट आया था, ये भी करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था वुड डिस्पैच, ये भी करेक्ट है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक पहली जनगणना, आपको पता है ना, भारत में 1872 में जनगणना हुई, फिर नियमित जनगणना शुरू हुई थी 10 साल वाली 1881 में। दोनों में लॉर्ड नॉर्थब्रुक यहाँ पर नहीं था, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, ये आपका उत्तर है। आपको बता दें कि जो 1872 वाली जनगणना भारत में शुरू हुई थी उस समय लॉर्ड मेयो था और 1881 वाले में लॉर्ड रिपन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है? सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक, हिंदू विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड हेकल, शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसमें कौन सा एक है जो कि सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये आपका सुमेलित नहीं है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड हेकल नहीं, बल्कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था कब? 1856 में। जी हाँ, 1857 की क्रांति से 1 साल पहले आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और उस समय भारत में गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876, साइमन कमीशन की स्थापना 1927, चौरी चौरा कांड 1922, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940। अब दोस्तों आपको पता है ना कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में ही हुई थी, साइमन कमीशन 1927 ये भी करेक्ट है, चौरी चौरा 1922 ये भी सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना था 1939 में। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका आंसर हो गया विकल्प डी। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था किसने बनाया था? तो ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढिंगड़ा ने की थी। ये 3 स्टेटमेंट हैं, इनको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है।
और भारतीय क्रांति की मां मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। तो इनमें से बताइए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन आपका गलत है। सही जवाब क्या है? तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में किए थे। करजनवाली की हत्या मदन लाल ढींगड़ा ने की थी। भारतीय क्रांति की मां मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। तीनों विकल्प आपके सही हैं। उत्तर है यहाँ पर विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकी चेक कहा था और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव का समर्थन किया था। पहला तो सही है, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो एक केवल सही है, विकल्प ए आपका सही है, केवल पहला सही है। आपको बता दें यहाँ पर कि भारतीय नेताओं द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जगह क्रिप्स प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने इसको उत्तर दिनांकी चेक कहा था। और मुस्लिम लीग ने भाई साहब इसको क्यों इसका विरोध किया? मुस्लिम लीग का अलग चल रहा था। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की बात नहीं मानी गई। मतलब इनको बस एक ही पड़ा था कि अलग, मतलब अलग कर दो, पाकिस्तान दे दो। इनका अलग चल रहा था। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? चलिए साइंस के प्रश्न आ गए हैं। बताइए कि गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? पोटोमीटर, ऑर्डोमीटर, मैनोमीटर या फिर वेंचुरीमीटर। तो गैसों का दाब कैसे नापते हैं आप? मैनोमीटर से नापते हैं। विकल्प सी आपका करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर जो पोटोमीटर है, ये पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होती है ना, यानी कि वाष्पेशन, तो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है पोटोमीटर से। आंडोमीटर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापता है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापता है। तो ये सब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम में आ गया आपको याद नहीं है ना, उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल रटे रहिए। आजकल बहुत ही चौंकाने वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल आपको जो है पीछे नहीं हटना है और अपना हौसला बनाए रखना है। परीक्षा कितनी भी कठिन होगी तो सभी के लिए होगी ना, लेकिन जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे वो लोग तो और से आगे रहेंगे। बहुत ही एक सामान्य सा नियम है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी मैमल नहीं है? सील, व्हेल, मगरमच्छ और डॉल्फिन में कौन सा यहाँ पर मैमल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ जो मगरमच्छ है ये सरीसृप आता है, ये मैमल नहीं है आपका। इसके बाद है कि कौन सा सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग का जंतु नहीं है? कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली और किंग कोबरा। तो इसमें जो है सरीसृप रेप्टाइल नहीं है। कौन सा? ऑस्ट्रिच। यहाँ पर ये पक्षी है, ना कि कोई रेप्टाइल है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच कराना है। अम्ल वर्षा, प्रकाश, रासायनिक धुंध, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन और ओजोन परत की कमी। यहाँ पर जो यौगिक हैं इनसे आपको मैच कराना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों यहाँ पर जो अम्ल वर्षा होती है, आपको पता है ना कि अम्ल वर्षा ये है 1 का जो 3 में जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धुंध जो है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है इंसान की। ओजोन परत में कमी के कारण CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ पर क्या मिलाएंगे आप? 1 का 3, B का 4, यानी कि 3 4 2 1। आप मैच कराइए। 3 4 2 1 किसमें दिया गया है? 3 4 2 1 यह विकल्प सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इमिशन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण रेडिएशन से होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों का जो इमिशन होता है वो किस रेडिएशन से होता है? तो औरक्त से। ठीक है, इंफ्रारेड से। ऑप्शन सी आपका सही है। प्रोबायोटिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जैविक खाद्य, एंड एसिड, एंटीबायोटिक, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। यही विकल्प आपका सही है, डी विकल्प। प्रोबायोटिक शब्द जो होता है यह सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक होते हैं, जो कि दही दूध में पाए जाते हैं। ये अत्यंत लाभकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आलू का सैथिल रोग यानी कि विल्ट किसके कारण होता है? तो आलू का जो सैथिल रोग है दोस्तों, ये जीवाणु की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। विकल्प ए सही है। वहीं पे याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया कि आलू का जो पोटैटो मोजाइक रोग है इसका कारण क्या है, तो यह वायरस से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आपकी पॉलिटी आ गई है। अच्छे प्रश्न है ये कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था ये? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उत्तर मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा, जो अगला वीडियो आएगा। यहाँ पर आप ये बताइए कि आप भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम में जो अंतर है उससे आप क्या समझते हैं? जो भी लोग इसको आंसर करेंगे उनके आंसर को मैं पिन करूंगा और उसके नीचे मैं कमेंट जरूर करूंगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग जानते हैं चार्टर एक्ट में, भारत शासन अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें कि अध्यादेश जो होता है इसके लिए यहाँ पर जो विकल्प डी सही है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कब? 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी और ये कहा गया था कि अध्यादेश आपातकाल में 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर कहा है? ऐसे स्टेटमेंट आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। तो नीति निर्देशक तत्व ये जो हैं इनको भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर कहा गया है टी कृष्णामाचारी के द्वारा, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व यानी कि इसको कहेंगे आप DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये आपको मिलते हैं। ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये तत्व सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीतियां बनाने और कानून बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो ये जो 9वीं अनुसूची थी दोस्तों, ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसका पहला विकल्प सही है, ए ऑप्शन सही है। संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? आपको मैं हिंट दे देता हूँ। 1951 में, 1952 में, 1961 में, 1954 लिख देता हूँ। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद यहाँ पर दे रहे हैं, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। तो देखो ये अनुच्छेद 155 जो है हटाने से नहीं है बल्कि ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये डी आपका जो सम्मिलित नहीं है, तो चलो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह बताता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ भी सकता है। इसके अतिरिक्त वह एक प्रावधान यह भी है कि राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन और दीव। याद रखिएगा कि अगर दिल्ली आप सोच रहे हैं ना तो आप गलत हो जाएंगे, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी आपका सही है। क्रम इस प्रकार से बनेगा, लक्षद्वीप जो साक्षरता दर है 91.80% है, दमनदीव की 87.1 है, दिल्ली की 86.2 है, चंडीगढ़ की 86% है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। याद रखिएगा कि लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक मानी गई है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन और दीव में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो विकल्प आपका डी सही है। अब यहाँ पर जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं अरुणाचल में, इनका अनुपात है 972, लेकिन मिजोरम और मेघालय का है 970। ये दोनों बराबर हैं, मिजोरम और मेघालय का बराबर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी ये दमन और दीव है, कितना है? 618, जबकि राज्य कौन सा है? हरियाणा है, 879। ये आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, जलधाराओं से प्रश्न हर साल बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो विकल्प 1 और 2 है, एरमिंगर धारा और रेनल धारा, ये दोनों धाराएं जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित है। देखो दोस्तों, अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं में उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरों में प्रवाहित होने वाली गर्म और ठंडी धाराएं जो हैं शामिल हैं। उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक धारा है, फ्लोरिडा धारा है, कैनेडी धारा है और लेब्राडोर धारा है। ठीक है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक में ब्राजील धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा और बेंगोला धाराएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विषुवत रेखा के पास एक प्रति विषुवत रेखी धारा भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है। आप ये बताइए कि भारत सरकार द्वारा कुल कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP अधिसूचित किया जाता है? 22 फसलें, 23 फसलें, 24 फसलें या फिर 25 फसलें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। आप इसको बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि आंसर मत करिएगा, आंसर करिएगा गलत हो जाएगा, मैं सही करूंगा, लेकिन आंसर आप इसे जरूर करिएगा। और अगर पहली बार है तो आपके जीएस की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सीरीज आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।